संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। अफीम की फसल में खीरा लगाते समय एवं पोस्ता दाना एकत्र करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। आंवले में फूल की अवस्था पर देखरेख प्रबंधन। अपने प्रदेश के किसान मुख्य व्यवसायिक गन्ने की फसल को दूसरे वर्ष पेड़ी गन्ने के रूप में लेते हैं, लेकिन औसत उत्पादन 22 टन प्रति एकड़ ही है, जबकि हम अच्छे प्रबंधन कार्यों को अपनाकर 30 से 35 टन उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही पेड़ी गन्ने में लगभग प्रति एकड़ 8 से 10 हजार लागत खर्च भी बच जाता है। लेकिन अधिकांश किसान भाई पेड़ी फसल से अधिक उपज नहीं ले पाते हैं। यदि इनके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कि पेड़ी गन्ने हेतु किए जाने वाले प्रबंधनों जैसे कि खेत की गुड़ाई, सिंचाई एवं खाद उर्वरक प्रबंधन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही खेत में उचित पौध संख्या बनाए रखने हेतु गैप फिलिंग इत्यादि कमियों के फलस्वरूप उनके पेड़ी गन्ने के खेत में विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों का आक्रमण देखा जाता है तथा सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन के अभाव में उनकी पेड़ी फसल का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है। फलस्वरूप आने वाले समय में पेड़ी गन्ने से कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः पेड़ी गन्ने से अच्छी पैदावार लेने हेतु कौन कौन से प्रबंधनों को किस प्रकार से अपनाया जाए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जिस मुख्य फसल की पेड़ी रखनी हो वह खेत बीमारी तथा कीड़े मकोड़े से रहित होना चाहिए। साथ ही समुचित पौधे की संख्या आवश्यक है। मुख्य फसल काटने के बाद कई कारणों से पौधे की संख्या कम हो जाती है। पेड़ी फसल में कम से कम 27,000 झुंड हेक्टेयर होना चाहिए। पेड़ी ईख की खेती के लिए उन्हीं प्रभेदों को चुनना चाहिए जिसमें अंकुरन करने एवं कल्ले फूटने की अधिक क्षमता हो। किसान भाइयों, अच्छी पेड़ी मुख्य फसल की समय पर कटाई पर काफी निर्भर करती है। काटी गई मुख्य फसल से अच्छी पेड़ी प्राप्त होती है। बसंतकालीन पेड़ी में कल्लों की समस्या नहीं होती है, बल्कि अधिक कल्ले प्राप्त होते हैं। इसके लिए आवश्यक है जितनी जल्द हो सके पेड़ी फसल को खाद एवं सिंचाई दे दिया जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ियों की छटाई एवं मेड़ तोड़ना। किसान भाइयों, जहां तक संभव हो मुख्य फसल की कटाई जमीन की सतह से ही करनी चाहिए तथा बाद में मेड़ों को तोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से पेड़ी में कल्ले स्वस्थ तथा एक साथ निकलते हैं। इसके पश्चात ऐसी जुताई करनी चाहिए जिससे पुरानी जड़ें कट जाए तथा नई जड़ों को विकसित होने का मौका मिले। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी एवं पेड़ी उपचार पर। किसान भाइयों, मेड़ तोड़ने के बाद पत्तियों के बीच 200 क्विंटल कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद समान रूप से छींटकर देशी हल से जोतकर मिला दे। इस जुताई के साथ साथ 10 किलोग्राम फोरेट 10 G प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देने से पेड़ी फसल को शुरू से कीटों से सुरक्षा मिलती है। पेड़ी के कटे भाग पर इमिसान 0.25% घोल का छिड़काव करे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाली जगहों को भरने पर। किसान भाइयों, पेड़ी की सामान्य फसल में ईख की पत्तियों में प्रति मीटर की दूरी पर 3 झुंड होने चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 38,240 झुंड
प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। खाली स्थानों की संख्या अधिक होने पर अंकुरित ई की रोपाई कर दे। खाली स्थान की भराई के बाद तुरंत पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक की मात्रा पर। किसान भाइयों, पेड़ी फसल में पेड़ियों की छटाई के 3 सप्ताह बाद ही रासायनिक उर्वरक का व्यवहार करें। 150 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फॉस्फेट यानी स्फुर एवं 60 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसित है। इसमें आधा नत्रजन तथा पूरा फास्फोरस एवं पोटैश पेड़ियों की छटाई के 3 सप्ताह बाद व्यवहार करें। बाकी बचे नत्रजन की आधी मात्रा में से 1/4 मात्रा 5 सप्ताह बाद तथा शेष 1/4 मिट्टी चढ़ाते समय जून के अंत में व्यवहार करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ी फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। पहली सिंचाई सूखी पत्तियों को जलाने के बाद पेड़ियों की छटाई कर करें। बाद की सिंचाई 3-4 सप्ताह के अंतराल पर इस प्रकार कुल 4 से 5 सिंचाई देना आवश्यक है। प्रत्येक सिंचाई के बाद अंतर्कर्षण करना आवश्यक है। ठीक समय पर उचित तरीके से अंतर्कर्षण करने से पेड़ी फसल के विकास में काफी सहायता मिलती है। प्रारंभ में 1-2 बार अंतर्कर्षण खुरपी से तथा बाद में 3 फारा या 5 फारा हल से करें। मानसून की वर्षा के समय खेत में जल जमाव की स्थिति में जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेड़ी फसल के बंधाई प्रबंधन पर। किसान भाइयों, अगर समुचित खाद एवं सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। साथ ही फसल की जड़ें गहरी न होने से ईख गिर जाती है, जिससे उसमें चीनी का प्रतिशत कम हो जाता है। फलस्वरूप ईख की पैदावार भी प्रभावित होती है। तेज बरसात एवं तेज हवा के कारण फसल के गिरने का काफी डर रहता है। अतः अगस्त में मध्य सितंबर तक बांधने का काम अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए 2 समांतर पत्तियों के झुंडों को एकांतर श्रृंखला में पत्ती रस्सी विधि से बांधना चाहिए। पत्ती रस्सी विधि में ईख की ही कुछ सूखी एवं कुछ हरी पत्तियों को मिलाकर रस्सी बना ली जाती है। इस प्रकार अनुशंसित शस्य क्रियाओं द्वारा मुख्य फसल के समान पेड़ी फसल से उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, फलोत्पादन के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आंवला बागानों की, क्योंकि इस समय आंवला के बाग में अब धीरे धीरे फूल बन रहे होंगे। अतः किसान भाइयों, बागानों की सही देखभाल करके आने वाले समय में अधिक फलन ले सकते हैं। अन्यथा किसी प्रकार की लापरवाही के फलस्वरूप आपको हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि किसान भाई फल तुड़ाई के उपरांत बागों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं करते हैं, जैसे कि बाग की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना, अनावश्यक शाखाओं को न काटना व फसल सुरक्षा पर ध्यान न देना इत्यादि, जिसके चलते फूलों से कम फल बनते हैं और जो फल बनते भी हैं तो शीघ्र झड़ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, किस प्रकार करें हम फूल की अवस्था पर आंवला के बाग का देखरेख प्रबंधन, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पौधा जो है पुष्पन की प्रक्रिया में है। इस समय हमारी घरेलू मक्खियां और मधुमक्खियां या अन्य कीट परागण की प्रक्रिया में तत्पर हैं। शाम और सुबह दोनों मौसम में इसमें परागण की प्रक्रिया चल रही है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि परागण के प्रक्रिया के समय किसी भी तरह का कीट और व्याधिनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। इस समय आंवले के बाग में सिंचाई भी बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा होगा क्या कि परागण के पूर्व आपके सारे पुष्प जो है नर या मादा वो गिर जाएंगे और परागित नहीं होने की दशा में अफलत का कारण बनेंगे। इस दशा को ध्यान में रखते हुए आप अपने थालों की साफ सफाई करें। इसमें प्रमुख रूप से इस समय आप प्रायः देखेंगे कि पुष्पन प्रक्रिया होने के बावजूद इनके शाख के प्रारंभ में सिरे पर सूट गाल मेकर नामक कीट जो है काफी प्रभावी होता है। पौधे में
सिरा पर गांठ के रूप में एक आकार दिखाई देगा। जब आप उस गांठ को आप उसको किसी औजार से या किसी धारदार सामान से आप उसे अलग करेंगे तो उसमें आपको एक गिडार मिलेगा, कीड़े की ये तीसरी अवस्था मिलेगी, जो मई के महीने में अपना अंडा दे करके और बाहर निकल जाती है। वो पुनः प्रभावी उन पौधों को करता है और हमारे पौधे की जो है बढ़वार रुक जाती है और पुष्पन प्रक्रिया और जो हमारी ये फलत की प्रक्रिया है ये भी उनके नाते प्रभावित होती है। तो जिन पौधों में सूट गाल में कर साख का गांठ कीट अगर दिखाई दे तो उसे आप काट लें तेज धार से और उस पे इंडोफिलियम 45 पानी में घोल करके एक पेस्ट के रूप में वहां कटे भाग पे लगा दें। इससे आपको सूट गाल में कर यानी कि जो हमारा शाखा गांठ कीट है उससे निजात मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन कीट को काटने के बाद शाखाओं को फेंकना नहीं है, इन्हें आप जमीन में गाड़ दें या आप इनको आग जलाकर उसमें डाल दें, तो इससे आपको निजात मिल जाएगा। दूसरा हमारा छाल खाने वाला कीट सबसे प्रभावी होता है इस समय। वो जो है शाखाओं के जोड़ पर सुराग बना करके या छाल को सीधा खा करके उनमें प्रवेश कर जाता है और उसी के अंदर प्रभावी कीट की जो दशा होती है वो रहती है। उसके लिए आप उसका जो है पहचान है कि आप देखेंगे तने पर झाला के रूप में आपको निकलता हुआ बुरादे के रूप में जो है पौधे के तनों पर दिखाई देगा। आप उसको साफ करें, वहां एक छिद्र मिलेगा, छिद्र को साइकिल की तीली से या अन्य किसी सीख से उसको साफ कर लें। उसमें आप डाइमेक्रॉन या मेटासिस्टाक्स ये दवाइयों का चोभ रुई में बना करके उसमें प्रवेश करें या डिस्पोजल सिरिंज ले लें, उसको दवा को सिरिंज के माध्यम से खींचकर उस सुराख में प्रवेश करें और गीली मिट्टी से बंद कर दें। तो उसमें जो है फ्यूमिगेशन से वो घुटन की स्थिति में वो कीट जो है मर जाता है और हमें उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। तीसरा हमारे इस पौधों पर केवल इस समय एक प्रभाव पड़ता है, वो है हमारा चींटियां जो हैं पौधों के जड़ों के बाद अपना सुरंग बना लेती हैं और चूंकि इसमें पुष्पन प्रक्रिया में हमारा पौधा रहता है तो मीठा मधुस्राव होने की दशा में बौर के पास जहाँ पे पुष्पन प्रक्रिया हो रही है वहां पर ये चींट चढ़ते हैं और चींटे चढ़ करके वहां के कोमल टहनियों का रस चूसते हैं, जिससे हमारा पुष्प भी प्रभावित होता है, परागण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। चूंकि ये चींटे घरेलू मक्खियों को भी प्रभावित करते हैं तो इनसे निजात पाने के लिए नीचे पौधे के जड़ के पास साफ सफाई कर दें। यदि कहीं पर इस तरह का चींटी का सुरंग हो तो सुरंग के पास सफाई करके उसमें क्लोरापायरिफास नामक दवा जो है 1 लीटर में 5 मिलीलीटर के हिसाब से मिला करके उस सुराख में आप उसको प्रवेश करा दें, तो इससे आपका चींटी से भी निजात मिल जाएगा। अब बात आती है कि इनको हम कि रासायनिक उर्वरक या किसी प्रकार के खाद का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय अगर आप रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका यह जो है फलत प्रभावित होगा। आधी मात्रा जो हमारी पोटास की बची है, आधी मात्रा नत्रजन की, अर्थात 250 ग्राम पोटास और 350 ग्राम नत्रजन दोनों का मिश्रण बना करके आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप देंगे। इधर कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन वीसीडी के रूप में। वीसीडी के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है।
औषधीय फसलों के अंतर्गत अफीम की खेती प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर जिलों में प्रमुखता से की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी फसल लगा रखी होगी वह वर्तमान में डोडे बनने की अवस्था पर होगी। यह अवस्था अफीम एवं पोस्ता दाना की गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और अफीम के डोडों में चीरा लगाते समय कुछ सावधानियों को अमल में लाने की आवश्यकता होती है। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे किसान भाई अफीम के डोडों में चीरा लगाते समय कुछ विशेष सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसके कारण अच्छी गुणवत्ता युक्त अफीम एवं पोस्ता दाना प्राप्त नहीं हो पाता है और कभी कभी तो उपज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने पर शासन द्वारा किसानों का पट्टा भी निरस्त कर दिया जाता है। फलस्वरूप जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे अफीम की खेती में वैज्ञानिक अनुशंसाओं एवं डोडों में चीरा लगाते समय विशेष सावधानियों को अमल में लाएं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कौन कौन सी हैं वे सावधानियां। तो किसान भाइयों, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं नीमच के प्रगतिशील कृषक से और जानते हैं उनके अनुभवों को। की फसल जो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद में इसमें चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने का काम दोपहर में 12 बजे के बाद शुरू करते हैं और जो आखिरी जाके शाम के 4 बजे तक, अधिकतम 4 बजे तक हम लोग इसमें चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद में इसकी हम लोग 3 भाग कर लेते हैं अफीम का। जो जैसे जो हमारा 15 आरी का अफीम है, 15 आरी के इसमें 5-5 आरी के 3 भाग कर लेते हैं। एक भाग में हम आज चीरा लगाएंगे दोपहर में 12 बजे के बाद में, शाम को 4 बजे तक चीरा लगाते रहते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे 6 बजे से इसका अफीम का लेने का काम शुरू करते हैं और इसको अधिकतम हम 9, 9:30, 10 बजे के पहले कैसे भी करके अफीम लू लेते हैं। इसके बाद में दूसरे दिन फिर हम दूसरी बंट में जो हमारा दूसरा भाग होता है उसमें चीरा लगाते हैं दोपहर में 12 बजे के बाद में। फिर सवेरे उसको लूते हैं। फिर तीसरे दिन तीसरा जो भाग है उसमें चीरा लगाते हैं। 12-15 दिन तक इसमें इस प्रकार का ये चलता रहता है। जो देखते हैं पके हुए डोले कौन से हैं उसी में चीरा लगाते हैं। जो कच्चा रहता है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कच्चे डोले में अगर चीरा लगाते हैं तो इसमें फिर अफीम नहीं आती है या दूध आता है जो पतला आता है और झड़ जाता है, पत्ते के ऊपर झड़ जाता है। तो सवेरे से जब हम लोग लूनी करने जाते हैं तो उस पर दूध नहीं मिलता है, इसलिए पके हुए डोले में ज्यादातर चीरा लगाया जाता है। सवेरे से लूनी का काम चलता है। उसमें हमारा जो एक यंत्र रहता है जिसको सरपला कहते हैं, उससे विशेष रूप से लूनी का काम किया जाता है। इस प्रकार से पकड़ के इधर से ऐसे निकालते हैं ताकि इसमें ध्यान रखा जाता है कि डोला टूट ना जाए। अगर डोला टूट जाता है तो वो भी किसान का एक आर्थिक नुकसान है। तो इसका पूरा दूध लिया जाता है सरपला से। चीरा लगा के हम रोज के रोज इसकी अफीम एकत्रित करते हैं। एकत्रित करके शाम को ले जाके अपन इसको मुखिया के इधर लिखवा देते हैं। रोज हर भाग की अफीम जाके लिखवाना पड़ती है। हमारी पूरी फसल जितना उत्पादन उसको देना होती है दे देती है। उसके बाद में फिर जो डोले क्या है सूख जाते हैं। फिर हम लोग इसको डोले को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। तोड़ने के बाद में फिर इसको इकट्ठा रखते हैं। रख के फिर जरा सी उसमें 1-2 दिन धूप लगा देते हैं। धूप लगने के बाद में फिर जैसे डोला अपना सूख जाता है, एकदम सूख जाता है, तब जाके उसकी हम लोग खसखस निकालते हैं। खसखस अलग निकालते हैं, डोला अलग रखते हैं। फिर डोले का जो है उसका अलग बारीक उसको पीस लिया जाता है, उसका चूरा बना लिया जाता है। अभी हमारा जो औसत उत्पादन रहता है उसके अनुसार जितना भी निकलता है पूरा का पूरा उत्पादन और नारकोटिक्स ब्यूरो में जिस दिन भी हम लोगों की तारीख दी जाती है, हर गांव के अलग अलग किसानों की अलग अलग तारीख दी जाती है। जिस तारीख में इसको जमा करना पड़ता है उस तारीख में ले जाके हम लोग इसको नारकोटिक्स ब्यूरो में जमा करा देते हैं। और नारकोटिक्स ब्यूरो में जमा कराने के बाद में किसकी कैसी मार्जिन परसेंटेज देखते हैं जो लोग, उसके अनुसार उसका पेमेंट देते हैं। और इस प्रकार से लगभग 1100 रुपए से 1500 रुपए किलो तक का नारकोटिक्स ब्यूरो पेमेंट देती है। और इसका करने के बाद फिर जैसे हमारा चूरा रहता है, चूरा के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार जो है ठेके देती है। इसके ठेके रहते हैं, इसकी नीलामी होती है, तो इसके अलग खरीदार रहते हैं, वो हम लोगों को अलग देना पड़ता है जितना भी चूरा है इसका। जैसे इस प्रकार सरकार ने इस साल हम लोगों का 100 रुपए किलो का इसका चूरे का भाव निर्धारित किया है। मजदूरी भी महंगी हो गई है। मजदूरी सवेरे से लूनी करने जो मजदूर आता है, चीरने करने आता है, उसका 300 रुपए दिन की मजदूरी लगती है। इस प्रकार से लगभग 8-10 मजदूर लग जाते हैं हम लोगों के 10 दिन के आसपास में। तो लगभग मजदूरी के 10 आरी में 3-4-5 हजार रुपए हो जाते हैं। हम लोग घर के भी कुछ लोग रहते हैं, 4-5 लोग घर के भी रहते हैं जिसकी हम लोग कास्ट नहीं लगाते हैं। इस प्रकार से खर्चा पर्याप्त हो जाता है अफीम में। अफीम एक महंगी फसल है, इसमें खर्चा भी होता है। हाँ, रिटर्न भी मिल जाता है हम लोगों को। सरकार अच्छे दामों में अफीम लेती है। इसके बाद में चूरा भी अच्छे दामों में बिक जाता है। फिर हम लोग इसकी खसखस निकालते हैं, खसखस क्वालिटी अनुसार तैयार कर लेते हैं। खसखस का भी हम लोगों को अच्छा दाम मिल जाता है। इस प्रकार से इसमें जितना खर्चा होता है उसके अनुसार रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। हम लोग को दाम भी इसके अच्छे मिल जाते हैं।
मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों पर जानकारी। मौसम आधारित एकीकृत कृषि परामर्श सेवा योजना, भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विभाग जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर एवं रायपुर के अनुसार इस हफ्ते की कृषि सलाह। प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आगामी दिनों में हल्के बादलों युक्त मौसम रहेंगे। अतः किसान भाइयों को सलाह है कि पकी हुई चने एवं गेहूं की फसल को काटकर खलिहान में एकत्रित कर संरक्षित करें। चना, अरहर, मटर एवं मसूर की फसल की कटाई के लिए आवश्यक तैयारियां करें। फसलों की गहाई के समय थ्रेसर का RPM फसलों के अनुसार सेट करें, जिससे दाने न टूटें। फसल की कटाई के बाद जिन किसान भाइयों को फलोद्यान लगाना है, उनको अपने खेतों में मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। किसान भाई गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्था पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें। गेहूं में कंडवा रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर पॉलिथीन में भरकर गड्ढे में जलाकर नष्ट कर दें। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की शीघ्र बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। पिछले दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है, अतः नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के घोल का 100 ppm की दर से छिड़काव करें। पौधों में हल्के निंदाई गुड़ाई कर खाद एवं उर्वरक दें। हॉपर के नियंत्रण के लिए तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी लगाएं। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर, डाइबैक व कीटों की रोकथाम के उपाय करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी एवं बरबटी की फसल में कीट एवं व्याधियों का निरीक्षण करते रहें एवं आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करें। सब्जियों में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग कर हल्की गुड़ाई एवं तैयार मटर फसल की तुड़ाई करें। प्याज एवं आलू व लहसुन की तैयार फसलों की खुदाई कर उचित स्थान पर भंडारण करें। बादल युक्त मौसम बने रहने के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियों एवं भिंडी में लाल भ्रन एवं बीटल्स आदि पत्ती कुतरने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान या क्विनोल फॉस पाउडर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। सब्जियों के खेतों का निरीक्षण करें एवं कीट प्रकोप होने पर आवश्यकता अनुसार मेलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें। आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, अतः अपने पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं का निरीक्षण करते रहें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साबुदाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। पिछले दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण खुरपका, मुहपका एवं एक टंगिया रोग के फैलने के आसार हैं। बीमारी का टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह से करवाएं। खाली पड़े हुए खेतों में पशुओं के लिए हरे चारे की मई, जून एवं जुलाई माह में उपलब्धता हेतु शीघ्र जुताई कर ज्वार चरी की बुआई करें। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय करें। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा में ग्राम खतौरा, जिला शिवपुरी के कृषक सुरेश यादव ने बताया था कि उनकी गाय गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। तो सुरेश यादव जी, इस तरह की समस्या को बांझपन कहते हैं। ये बांझपन 2 प्रकार का होता है, जिसे स्थायी बांझपन और अस्थायी बांझपन कहते हैं। सुरेश यादव जी, स्थायी बांझपन प्रजनन अंगों के किसी दोष के कारण होता है। ऐसे पशु कभी भी गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। इस कारण यदि आपकी गाय पहली ब्यात के समय ही गर्भ धारण नहीं कर रही है, तो आप योग्य पशु चिकित्सक से गाय की जांच करवाकर यह निश्चित करें कि कहीं आपकी गाय में स्थायी बांझपन तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ऐसी गायों को अपने पशु बेड़े से हटा दें, क्योंकि इस प्रकार के पशुओं पर आहार तथा प्रबंधन का खर्चा किफायती न होकर नुकसानदेह होता है। अब यदि आपकी गाय 1 या 2 ब्यात के बाद गर्भ धारण नहीं कर रही है या बार बार गर्भपात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गाय के प्रजनन अंगों में जीवाणु जनित रोगों
जैसे ब्रुसेलोसिस, विवियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस तथा लैप्टोस्पाइरोसिस के कारण भी संभव है। यदि ऐसी स्थिति है तब सर्वप्रथम आप ऐसी गाय को अपने पशु बेड़े के अन्य पशुओं से अलग रखें। वह सदैव मादा के योनि द्वार तथा इर्द गिर्द के हिस्से को पोटेशियम परमैंगनेट या किसी भी जीवाणुनाशक घोल से अच्छी तरह साफ करें। मृत गर्भ तथा जेर को बेड़े से दूर दफन करें, जिससे इस रोग का संक्रमण अन्य पशुओं में न हो पाए। फिर सुरेश जी, पशु चिकित्सक से आप अपनी गाय का उपचार करवाएं। कभी कभी गर्भपात या गर्भधारण करने की समस्या खुरपका, मुंहपका रोग, जॉनस रोग, लंगड़ा रोग आदि से संक्रमित पशुओं में भी देखी गई है। ऐसी स्थिति में सदैव आप अपने पशुओं में टीकाकरण करवाते रहें। सुरेश जी, अस्थायी बांझपन पशुओं में असंतुलित व अयोग्य पोषण के कारण भी होती है, अतः पशुओं को समयानुसार संतुलित आहार देते रहें। सुरेश जी, कभी कभी यह भी देखने में आया है कि गर्भित पशु में किसी कारण से गिरने या प्रजनन अंगों में चोट लगने से भी गर्भपात हो जाता है, जिसे असांसर्गिक गर्भपात कहते हैं। अतः सुइयों के उपचार के बाद आपकी गाय गर्भधारण कर ले, तब 7वें माह से गाय के ब्याने तक उसकी उचित देखभाल करें। उसे चारागाह में दूर तक चराने न भेजें। इस प्रकार सुरेश जी, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आपकी समस्या का समाधान संभव हो गया है। आइए जानते हैं राज्य के विभिन्न मंडियों के भाव। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 500512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।
सुषमा स्वराज की मुलाकात से सियासी गलियारे में हलचल। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में बची रस्साकसी को लेकर हुई चर्चा। चुनावी साल में नौकरशाहों की नब्ज टटोलने में जुटी शिवराज सरकार। सीएम के डिनर में आईएएस आईपीएस